हेलो एवरीवन, इट्स एडवोकेट मिशिका गुप्ता एंड आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 10 ऑफ BNSS व्हिच सेज ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस फॉर वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। सो ये लॉ उन लोगों के लिए बनाया गया है जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, जैसे वाइफ, पेरेंट्स, बूढ़े माँ बाप। अब इसमें हम डिटेल में समझेंगे कौन मेंटेनेंस मांग सकता है, कितना मेंटेनेंस मिलता है, क्या कंडीशंस हैं, मेंटेनेंस कैसे डिसाइड होता है, क्या वाइफ को मेंटेनेंस मिल सकता है अगर वो कमाती है। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल में कवर करेंगे एंड आज हम सेक्शन 144 BNSS से स्टार्ट करेंगे। यू जस्ट टेक आउट योर बेयर एक्स एंड अ पेन और पेंसिल एंड इसको हम अच्छे से रीड आउट करेंगे उस सेक्शन में क्या लिखा है एंड वो क्या कहना चाह रहा है। अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 144 से, जो बात कर रहा है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस फॉर वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। इसका फर्स्ट सबसेक्शन बात कर रहा है तो अगर कोई ऐसा इंसान है जो फाइनेंशियली स्टेबल है लेकिन उसके बावजूद वो अपनी वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स का ध्यान नहीं रख रहा, तो ऐसे लोग मेंटेनेंस मांगने का राइट रखते हैं। सबसे फर्स्ट बात की गई है इसमें उसकी वाइफ जो खुद अपना गुजारा नहीं कर पा रही, उसको मिलेगा मेंटेनेंस। सेकंड बात कर रहा है उसका इलेजिटिमेट या फिर लेजिटिमेट बच्चा है, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, अगर वो खुद का ध्यान नहीं रख पा रहा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहा, तो वो क्लेम कर सकता है। थर्ड इसमें बात की गई है अगर उसका बच्चा मेजर एज का है, मतलब वो माइनॉरिटी अपनी कंप्लीट कर चुका है, अडल्ट है, लेकिन वो फिजिकली या फिर मेंटल डिसेबल्ड है, मतलब उसे मेंटली या फिजिकली कुछ ऐसी इंजरी है जिसकी वजह से वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो वो बच्चा भी क्लेम कर सकता है। फोर्थ आते हैं उसके माँ बाप। अगर माँ बाप अपना खुद का गुजारा नहीं कर पा रहे तो वो भी क्लेम कर सकते हैं। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उस आदमी को ऑर्डर दे सकता है कि वो अपनी वाइफ, बच्चे या माँ बाप को एक फिक्स्ड अमाउंट मंथली में दे, जो कोर्ट डिसाइड करेगा। अब इसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस की बात की गई है, वो समझते हैं। फर्स्ट बात करता है अगर मैरिड बेटी है और उसके हस्बैंड के पास अच्छा अमाउंट नहीं है, उसके पास बेसिक नीड फुलफिल नहीं कर पा रही है, उसके माँ बाप मेंटेनेंस देने के लिए बाउंड है यहाँ पर। सेकंड बात कर रहा है, ये इंटरिम मेंटेनेंस की बात कर रहा है। अगर केस कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है तो मैजिस्ट्रेट इंटरिम मेंटेनेंस यानी टेम्पररी मेंटेनेंस का भी ऑर्डर दे सकता है। तो ये इंटरिम मेंटेनेंस तब तक मिलेगा जब तक कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। थर्ड इसमें एक चीज़ बात की गई है, अगर किसी ने इंटरिम मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन दी है तो कोर्ट को उनका जो फैसला है वो 60 डेज के अंदर ही लेना होगा। इंटरिम मेंटेनेंस का डिस्पोजल 60 डेज का टाइम पीरियड लिमिट सेट की गई है। अब इस सेक्शन के अकॉर्डिंग वाइफ का मतलब बताया गया है। वाइफ वो औरत नहीं है जो सिर्फ शादीशुदा है, बल्कि इसमें वो औरत भी इंक्लूड की गई है जो जिसे डिवोर्स मिल चुका है या जो डिवोर्स ले चुकी है लेकिन दोबारा उसने अब तक शादी नहीं की है, तो वो भी बेसिकली यहाँ पर मेंटेनेंस मांगने का राइट रखती है। फिर सेकंड सबसेक्शन पे आते हैं, मेंटेनेंस कब से मिलेगा। तो जो भी मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया जाता है वो 2 डेट से एप्लीकेबल हो सकता है। फर्स्ट, कोर्ट के ऑर्डर की डेट से, जिस दिन कोर्ट बोलता है उस दिन से। सेकंड, जिस दिन मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल हुई है, अगर कोर्ट कहता है उस दिन से, तो उस दिन से भी मेंटेनेंस मिल सकता है। मतलब मेंटेनेंस मिलने की शुरुआत कोर्ट के डिसीजन या एप्लीकेशन की डेट से हो सकती है, जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा उसके अकॉर्डिंग। तो थर्ड सबसेक्शन बात कर रहा है कि मेंटेनेंस नहीं दिया गया तो क्या होगा। अगर कोर्ट ने मेंटेनेंस देने का ऑर्डर दे दिया है लेकिन वो आदमी बिना किसी वैलिड रीजन के पैसे नहीं देता है, तो कोर्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है। क्या क्या एक्शन ले सकता है? कोर्ट उसके अगेंस्ट वारंट इशू करेगा और उसका पैसा रिकवर करेगा, जैसे फाइन्स रिकवर किए जाते हैं। अगर फिर भी पेमेंट नहीं करता तो कोर्ट उसको इम्प्रिजनमेंट भी कर सकता है, मतलब जेल की सजा भी दे सकता है, जो कि 1 महीने तक की हो सकती है। और जेल की सजा तब तक भी हो सकती है जब तक वो मेंटेनेंस का ड्यू फाइन नहीं चुका देता, ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर मेंटेनेंस का पैसा नहीं मिल रहा किसी पार्टी को तो उसको रिकवर करने के लिए उसको 1 साल के अंदर कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। 1 साल तक का टाइम दिया गया है, 1 साल के अगर बाद होगी तो वो नहीं मानी जाएगी वैलिड। अब इसमें एक चीज़ है कि वाइफ फोर्स की जा सकती है कि वो मेंटेनेंस के लिए अपने हस्बैंड के साथ रहे। अगर हस्बैंड कहता है कि वो मेंटेनेंस वाइफ का देने के लिए रेडी है, पर कंडीशन ये रखता है कि वाइफ उसके साथ रहे, तो कोर्ट इस मैटर को कंसिडर करेगा। अगर वाइफ के पास कोई वैलिड रीजन है उसके साथ ना रहने का, तो भी कोर्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर दे सकता है। अगर हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है या फिर मिस्ट्रेस रख ली है तो ये वाइफ के अलग रहने का एक वैलिड रीजन माना जाएगा, ये एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट सबसेक्शन पर आते हैं, कौन सी कंडीशन में वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। कुछ कंडीशंस बता रखी हैं जिसमें वाइफ को मेंटेनेंस नहीं क्लेम कर सकती। वो है अगर वाइफ अडल्ट्री में हो, अडल्ट्री यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। सेकेंड, अगर बिना किसी वैलिड रीजन के वो हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती तो भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा।
थर्ड, अगर दोनों ने म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रहे हो तो भी वाइफ मेंटेनेंस नहीं मांग सकती। तो ये 3 कंडीशंस हैं जिसमें वाइफ मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। सो अब इसमें एक बात और की गई है, मेंटेनेंस का ऑर्डर कब कैंसिल हो सकता है। सो इस मेंटेनेंस का ऑर्डर तब कैंसिल हो जाएगा अगर कोर्ट ये प्रूफ देख ले कि वाइफ अडल्ट्री में है, बिना किसी वजह के हस्बैंड के साथ नहीं रह रही है, या दोनों मिलकर अलग रहने का फैसला किए हैं, तो मेंटेनेंस का ऑर्डर ऐसे केसेस में कैंसिल किया जा सकता है। सो यही था सेक्शन 144, कैसे मेंटेनेंस मांगा जाता है, कौन कौन क्लेम कर सकता है, कौन से केसेस में नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट पर बात करते हैं इसका प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से क्लेम किया जाता है। सो सेक्शन 145 को समझते हैं, प्रोसीजर मेंटेनेंस का क्या है। सेक्शन 144 के अंडर जो मेंटेनेंस का केस फाइल होता है वो किसी डिस्ट्रिक्ट में फाइल किया जाता है, फाइल हो सकता है, ठीक है। तो कौन किस डिस्ट्रिक्ट में फाइल होगा उसको समझते हैं। फर्स्ट, जहाँ पर वो इंसान करंटली रह रहा है, ठीक है। सेकेंड, जहाँ उसकी वाइफ या वो खुद रहता है। थर्ड, जहाँ वो लास्ट टाइम अपनी वाइफ के साथ रहा था, मतलब जहाँ पे लास्ट दोनों साथ में रहे थे, या अगर इलेजिटिमेट चाइल्ड है तो उसकी माँ के साथ जहाँ भी लास्ट टाइम वो रहा था। फोर्थ, जहाँ उसके माँ बाप रहते हैं। तो ऐसे 4 जगह पर ये केस फाइल किया जा सकता है। मतलब केस फाइल करने के लिए कंप्लेनेंट के पास यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अब सेकंड सबसेक्शन की बात कर रहे हैं, मेंटेनेंस केस का एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होगी। तो जिस इंसान के अगेंस्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर हो सकता है उसके सामने ही सारी एविडेंस रिकॉर्ड की जाएगी। अगर वो कोर्ट में फिजिकली प्रेजेंट नहीं है तो उसका एडवोकेट उसकी जगह रहेगा। एविडेंस को समन केस की तरह ही रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। सो थर्ड सबसेक्शन बात कर रहे हैं, मानो रिस्पोंडेंट कोर्ट नहीं आ रहा है, जान के बच रहा है वो कोर्ट आने से, तो क्या होता है। सो अगर कोर्ट ये देखता है कि जिस इंसान के अगेंस्ट केस है और वो जानबूझकर समन्स रिसीव नहीं कर रहा है या कोर्ट आने से बच रहा है, तो मैजिस्ट्रेट उसके बिना भी एक्स पार्टी फैसला सुना सकता है। एक्स पार्टी यानी 1 साइडेड फैसला सुना सकता है। सेकेंड, इसमें दिया है अगर उस इंसान के पास वैलिड रीजन है कि वो कोर्ट क्यों नहीं आ सका, तो उसके पास 3 मंथ्स का टाइम होगा ऑर्डर कैंसिल करवाने के लिए। और इसमें एक चीज और है, लेकिन उसे दूसरी पार्टी का कंपनसेशन भी दे सकता है अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि वो सही है। अब इसमें एक चीज और है, कोर्ट कॉस्ट का डिसीजन कौन करेगा। जिस तरह से सेक्शन 144 के अंडर मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया जाता है, उसी तरह कोर्ट डिसाइड करेगा कि किस पार्टी को कोर्ट का खर्चा देना पड़ेगा, यानी जो कॉस्ट है वो कौन सी पार्टी देगी, ये भी कोर्ट डिसाइड करता है। तो सेक्शन 145 हमें प्रोसीजर के बारे में बता रहा था। अब आते हैं नेक्स्ट पर 146, ऑल्टरेशन इन अलाउंस। इसका क्या मतलब है, बेसिकली अलाउंस जो मतलब आपको मंथली पेमेंट मिला है उसको बढ़वाया जा सकता है या फिर कम करवाया जा सकता है। वो कैसे करवाया जाएगा, किन कंडीशंस में, वो समझते हैं डिटेल में। सो मेंटेनेंस सबसे फर्स्ट सबसेक्शन बात कर रहे हैं, मेंटेनेंस का अमाउंट बदला जा सकता है। तो वो कैसे, अगर किसी भी पार्टी की फाइनेंशियल या पर्सनल सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं तो मैजिस्ट्रेट मेंटेनेंस या फिर इंटरिम मेंटेनेंस की जो अमाउंट है वो बढ़ाने या फिर कम करने का फैसला दे सकती है। मतलब अगर कोई इंसान फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहा है तो मेंटेनेंस कम कर दी जाएगी, लेकिन वहीं अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस वीक हो रही हैं तो मेंटेनेंस बढ़ा दिया जाएगा। अब इसमें सेकंड सबसेक्शन बात कर रहा है सिविल कोर्ट के डिसीजन में क्या इफेक्ट होता है। सो अगर सिविल कोर्ट का कोई फैसला आए जो सेक्शन 144 के ऑर्डर को इम्पैक्ट करता है तो मैजिस्ट्रेट उस ऑर्डर को कैंसिल या फिर मॉडिफाई करेगा। इसका मतलब ये है, अगर सिविल कोर्ट का डिसीजन मेंटेनेंस के ऑर्डर पर इफेक्ट डालता है तो उसके बेसिस पर सेक्शन 144 का ऑर्डर चेंज या फिर कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट इसमें बात की जा रही है डिवोर्स के बाद मेंटेनेंस ऑर्डर क्या कैंसिल हो सकता है या फिर नहीं। सो अगर कोई औरत जो मेंटेनेंस ले रही है डिवोर्स के बाद दोबारा शादी कर लेती है तो उसका मेंटेनेंस दोबारा शादी की डेट से कैंसिल हो जाएगा। अगर हस्बैंड ने डिवोर्स के टाइम पर पूरा मेंटेनेंस का अमाउंट या कस्टमरी या फिर पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग दे दिया है तो मेंटेनेंस का ऑर्डर कैंसिल हो सकता है। और अगर पैसा ऑर्डर से पहले मिला हो तो ऑर्डर की डेट से कैंसिल होगा, लेकिन अगर पैसा बाद में मिला है तो जितने टाइम तक मेंटेनेंस दिया गया है उसके बाद से ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अगर वाइफ ने खुद अपना मेंटेनेंस लेने का राइट छोड़ देती है तो उसका मेंटेनेंस ऑर्डर उसी दिन से कैंसिल हो जाता है। तो ऐसे केसेस में मेंटेनेंस का ऑर्डर कैंसिल हो सकता है। मतलब डिवोर्स के बाद मेंटेनेंस तभी मिलेगा जब वाइफ एलिजिबल हो, वरना ऑर्डर कैंसिल हो सकता है। सो अगर सिविल कोर्ट किसी का मेंटेनेंस या डाउरी रिकवर करने का डिसीजन सुन रहा है तो उसको ये देखना होगा कि पिछले मेंटेनेंस ऑर्डर्स के बेसिस पर पहले से कितना पैसा मिल चुका है। मतलब जो पहले से पैसा मिल रहा है, मेंटेनेंस मिल रहा है, उसको सिविल कोर्ट के ऑर्डर में एडजस्ट किया जाएगा। तो यही था सेक्शन 146 मेंटेनेंस का कैसे कम या बढ़वाई जा सकती है।
अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट सेक्शन पर 147 एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। सो ये बात कर रहा है मेंटेनेंस ऑर्डर की कॉपी किसको मिलेगी। इसको समझते हैं, जो भी इंसान मेंटेनेंस या फिर इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर जीता है उसको फ्री में उस ऑर्डर की कॉपी मिलेगी, और अगर वो खुद नहीं ले सकता तो उसका गार्जियन या जिस पर्सन को मेंटेनेंस मिलना है उसको भी ये कॉपी दी जा सकती है। मतलब मेंटेनेंस का ऑर्डर मिलने के लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ती। सो अब इसमें एक चीज़ और बात की गई है, मेंटेनेंस का ऑर्डर कैसे फोर्स होगा। सो अगर मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस का पेमेंट नहीं होता है तो कोई भी मैजिस्ट्रेट जहाँ भी वो रहता है, इंसान जहाँ पर भी वो रह रहा है, उस ऑर्डर को एनफोर्स कर सकता है कोई भी मैजिस्ट्रेट। और मैजिस्ट्रेट को ये कंफर्म करना होगा कि पार्टीज की आइडेंटिफाई सही है और पेमेंट ड्यू है। मतलब अगर मेंटेनेंस का पैसा नहीं मिल रहा है तो किसी भी जगह के मैजिस्ट्रेट के सामने इस ऑर्डर को एनफोर्स करवाया जा सकता है। सो दिस वॉज इट, चैप्टर 10 यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वरना जाने दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।